नमस्कार, मैं हूं सूरज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में हम आज राजस्थान विधानसभा सत्र का आखिरी सत्र कल से शुरू हो रहा है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। विधानसभा का ये सत्र वर्तमान कांग्रेस सरकार के लिए चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। इस बार विधानसभा सत्र में राज्य सरकार कई अहम बिल पेश करने की तैयारी में है और इस सत्र में राजस्थान की कांग्रेस सरकार सामाजिक सुरक्षा, पेंशन कानून, महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी कानून, एंटी चीटिंग बिल में उम्र कैद प्रावधान जैसे कई अहम बिल लेकर आ रही है और ये सभी आगामी विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो रही आखिरी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। इस बार बीजेपी पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, किसान कर्ज माफी, कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को सदन में जोरदार तरीके से घेरने की तैयारी कर रही है। विधानसभा में कांग्रेस की सरकार को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की अगुवाई में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है और जिसमें विस्तार से रणनीति बनाई गई है। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। और सत्र को बुलाने के पीछे मकसद एक ही, आनन फानन में सोशल सिक्योरिटी से लेकर फार्मर डेट लिफ्ट एक्ट से लेकर इस प्रकार के कानून पास करें जिससे जनता में भ्रम हो जाए कि सरकार बड़ी कल्याणकारी सरकार है। ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान विधानसभा जो जनवरी में सत्र आहूत हुआ था वो लगातार अभी तक अनवरत जारी है। सत्रावासन हुआ नहीं। हम सत्रावासन होता, नया सत्र होता तो हमें 10 सवाल तारांकित और 20 सवाल तारांकित लगाने का अधिकार मिलता। सारे विधायक उस अधिकार से महरूम है। इस सत्र के अंदर हम रोज मुद्दों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, बहस के आधार पर सरकार की कलई खोलने की कोशिश करेंगे। सरकार बिना बजट के छोटी घोषणाओं पर घोषणाएं करती जा रही है और सरकार जिस मुख्यमंत्री जी का कार्ड हाथ में लेकर उनकी फोटो जिसमें नहीं हो उनको वंचित भी करती जा रही है उन सुविधाओं से जिसका ऐलान सरकार ने अलग अलग अपनी योजनाओं में कर रखा है। ये सरकार अब महसूस कर रही है कि उनके दिन लद गए परिपाटी संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने की। विधानसभा में सवाल इसलिए खड़े किए जाते हैं कि उन सवालों का जवाब आए। एक ऐसा मंच है जहाँ कोई सवाल का सही जवाब आने की संभावनाएं रहती है। ये नए सवालों का जवाब आना दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसके लिए प्रयास किया। इसलिए कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। उन्होंने कोशिश की थी समय पर सवालों का जवाब आए और ये नहीं है तो ये संसदीय लोकतंत्र की कमजोरी है। भरतपुर में जिस प्रकार पुलिस की कस्टडी में सरेआम राह में एक अपराधी को भून कर चले गए, ये घटना पहली घटना नहीं। दौसा की घटना जिसमें एक बालिका का अपहरण होता है, पिता पीछा करता है, उसको मार दिया जाता है, अनेकों अनेकों घटना है। और उसके बाद ये जो जिस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ है, जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार, आईटी का भ्रष्टाचार और इसके साथ सरकार ने जो बिजली राहत की में घोषणाएं की थी, बड़े हुए बिल सामने आए हैं, बड़ा हुआ फ्यूल चार्ज है। इन सारों को लेकर गड्ढों में जान देता हुआ राजस्थान का मासूम तो राजस्थान के सत्र की शुरुआत कल हो रही है और इस बार का ये सत्र बहुत ही अहम रहने वाला है क्योंकि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले ये सत्र बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। प्रतीक सिंह नेता कांग्रेस हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सिंह शेखावत नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले प्रतीक जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। कल से सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या तैयारियां? कल से जो सत्र की शुरुआत हो रही है तो इसके अंदर 2-3 कानून है जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। जैसे महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी कानून है, एक वो है, एक पेपर लीक के जो हमने नया कानून लेकर के आए थे
प्रतीक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलिए ठीक है। अशोक जी, मेरा सवाल आपसे कि इस बार बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं और ये सत्र कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि यदि 8वां मुझे लगता है ये सत्र है विधानसभा का, और उसको भी बीच में ये टुकड़ा किया गया कर करके एक सत्र को बढ़ाया गया। मतलब यदि आप नया सत्र लेके आते आप जी। तो मुझे लगता है कि विधायकों को प्रश्न पूछने का एक अधिकार मिलता, और उससे उन आम जन के जो जो उत्तर आते उनसे संबंधित जो क्वेश्चन होते तो उनका सरकार को न कहीं किसी प्रकार से जवाब देना पड़ता है। तो सरकार एक तो उसमें भागने की कोशिश करी, और सिर्फ सरकार का कुछ बिल लेके आ रही है और उन पर एक चर्चा करना चाह रही है। मैं कहता हूं कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नाते, आज आपने देखा हो कि नापक्ष लॉबी के अंदर विपक्ष के सारे नेता वहां बैठे, परंतु कांग्रेस ने किसी भी प्रकार से अपना एक एजेंडे के रूप में, मुझे लगता है कि आज नहीं बैठे, उससे पहले भी सत्र में नहीं बैठे, विधायक दल के जो इनके विधायक है कांग्रेस के, उनको भी बैठना चाहिए था, लेकिन इनको पता है कि बैठने से कोई फायदा नहीं है। क्यों कि इनके अंदर किस्सा कुर्सी का 4.5 साल से चल रहा है, तो जनता की इनको आस नहीं होती तो ये बैठते, चर्चा करते, हमें आगे आगामी दिनों में क्या करना है, विधायकों से भी चर्चा करते कांग्रेस के, लेकिन ये भागने की कोशिश करी। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान की स्थिति सबको पता है। कल ही आप भरतपुर की घटना देख लीजिए, किस प्रकार से आप घटना घटित होती है। तो जुडिशरी कस्टडी में होने के बाद में एक एप्लीकेशन लगा देते हैं कि साहब मुझे जान माल की हानि है, मेरी जान को खतरा है, मुझे कोई मार सकता है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करवाई और उसकी जान कल लोग ले जाते हैं, मतलब उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, गोलियों में भून दिया जाता है। तो ऐसा मैं कह रहा हूं कि ये कहां लग रही है सरकार। ये मौन व्रत में कल मौन सत्याग्रह कर रहे थे, उसमें बिजी थी, और मौन सत्याग्रह किसके लिए कर रहे थे कि एक सजा के खिलाफ न्यायालय ने एक सजा दी है, जो करोड़ों लोग उस पर आस करते हैं, उस पर यह प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए कल बैठे थे। मुझे प्रतीक जी से भी पूछना है कि कल क्यों बैठे, इसका स्पष्ट जवाब दे, न कि इधर उधर जाए। राजस्थान की जनता को आप देख लीजिए कि गड्ढों में सरकार चल रही है। आज बरसात में क्या हालत हो रही है, यदि बरसात से पहले आप इंतजाम करते तो आप, मुझे लगता है कि सरकार का एक अच्छा प्रबंधन होता जी। लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। चलिए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। प्रतीक जी से जान लेते हैं। प्रतीक जी, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, और अशोक जी ने अभी कई आरोप लगाए, उनका भी जवाब दीजिए। चलिए, प्रतीक जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर से आएंगे प्रतीक जी के पास थोड़ी देर में। अशोक जी, मेरा सवाल ये कि इस बार राजस्थान में चुनावी साल, सदन का सत्र एक अहम इस बात इसलिए हो जाता है, राज्य सरकार लाएगी कई महत्वपूर्ण बिल, और इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन कानून भी सरकार लाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस पर क्या कहना है आपका? कोई भी सरकार हो, और मुझे लगता है कि कोई पेंशन की योजना लागू, वो उसको कंटिन्यू वैसे करती है और उसमें बढ़ोतरी भी करती है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि साहब हम गारंटी दे रहे हैं। गारंटी आपने तो जो चुनाव में आपने गारंटी दी थी, आपके नेताओं ने दी थी आकर के, किसानों को कहा था ना कि हम कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ तो हुआ नहीं। किसानों की 19,000 से अधिक किसानों की जमीन को कुर्क करने का काम किया, नीलाम करने का काम किया। आज वो किसान इनसे बार बार में पूछ रहा है कि साहब मेरी जमीन कुर्क क्यों। ये तो वादा इन्होंने किया था, गारंटी भी दी थी। रोजगार का इन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, इतने लाखों लोग रोजगार देंगे, रोजगार तो दिया नहीं, लेकिन पेपर लीक जरूर हो गया, और युवाओं के जो सपने थे, जो उनके माँ बाप ने, उन्होंने खुद ने देखा था, वो चकनाचूर करने का काम जरूर गहलोत साहब ने किया। अब ये कह रहे हैं कि साहब हम तो एक सजा का प्रावधान बढ़ा देंगे पेपर लीक वाले मामलों के अंदर। पेपर लीक तो आपके हो गया, आपको तो सजा से पहले आप उनके जो भविष्य जो खराब किया आपने, उनका रोकने का आपने प्रयास किया होता जी। वो तो अपराध हो गया। अपराध होने के बाद में आप एकदम दंडात्मक रूप से उनकी कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे, हो गया, उसके बाद में क्या करोगे आप। हम तो ये कहना के तो मतलब ये है कि आपको, सरकार को
ऐसा काम करें, सिर्फ चुनाव में ढिंढोरा पीटने का काम नहीं हो। आपको सजा का प्रावधान करना था, समय पर करते, क्योंकि आपने एग्जाम उस समय कराए। 16 से अधिक पेपर लीक हो जाते हैं, तो उनकी सजा जो आपकी कह रहे हो साहब, हम लेके आ रहे हैं पेपर लीक वालों को आजीवन कारावास तक पहुंचाएंगे, वो आजीवन कारावास की मिलती, उनको बेल नहीं मिलती, वो बाहर नहीं आते। तो आपको दिखाने का जो समय था, उस समय तो आपने काम किया नहीं। पेपर लीक जो माफिया थे, और अब कर रहे हैं। पेपर लीक माफिया कौन थे? सबको पता है कि पेपर लीक माफिया आरपीएससी की किस प्रकार से नियुक्तियां हुई, और नियुक्तियों के पश्चात किस प्रकार से मेंबर ने कैसे पेपर आउट किए। यदि इसकी जांच इनके द्वारा नहीं होकर के सही एजेंसी या केंद्रीय एजेंसी के द्वारा होती, तो मैं कह रहा हूं आज का दूध का दूध और पानी का पता पड़ता। और बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे, बड़े बड़े लोग जो राजनीतिज्ञ थे, उनके नाम भी सामने आते। यही बात हमने रीट में कही थी, लेकिन उस समय उपवास उड़ाया गया और कहा गया कि नहीं, जरूरत नहीं है, किसी मतलब नहीं है। इन्होंने कहा कि पेपर आउट भी नहीं हुआ। तो मैं कह रहा हूं, ये जो बिल लेके आ रहे हैं, इस बिल का यदि औचित्य आपको करना था तो पहले करते। अब आप औचित्य कोई, मुझे लगता है कि कोई नहीं है, जनता सब समझ रही है, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। जहां तक इनकी राहत की बात आई थी, 10 राहत दी, तो 10 राहत कब दी? सब देखते हैं कि चुनाव के समय दी। किसानों से तो यदि आपने 10,000 रुपए, जो वसुंधरा राजे की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय उनको सब्सिडी भी के रूप में बिजली के बिलों में दिया गया जी। वो आपने 2.5-3 साल तक उनको नहीं दिए, उनसे वसूल कर ली, और उसके बाद में आपने स्टार्ट किया। शुरू करें तो मुझे लगता है कि आपको शुरुआत में करनी चाहिए थी, या 1.5-2 साल बाद में शुरुआत करनी चाहिए थी। वो आपने शुरुआत नहीं करी है। और मैं कह रहा हूं कि सदन चलेगा तो सदन के अंदर ये भी गूंज आएगी कि महिलाओं के जो अपराध, आपने कहा कि हमने ऐसा प्रबंधन किया है कि महिलाओं से संबंधित अपराध कम होंगे, दुष्कर्म से संबंधित अपराधियों को हम सजा दिलाएंगे, लेकिन खुल्लम खुल्ला हो रहा है, उसका आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको एक निगरानी का निकमजम करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे हैं। अब बरसात का सीजन आ रहा है, मुझे लगता है कि किसानों को कोई ना कोई राहत देनी चाहिए थी। अब ये गारंटी बांट रहे हैं, गारंटी बांटने का समय, अब चुनावी साल आ गया, तो गारंटी पहले भी 2018 में देके गए थे, वो गारंटी भी पूरी नहीं हुई है, तो गारंटी एक्ट जो ये लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका कोई औचित्य नहीं है जी। बिल्कुल, गारंटी का औचित्य नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं, जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। तो आखिरकार इनको कैसे इंप्रूव किया जाए? बीजेपी का क्या मानना है कि कमी कहां रह रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? मैं कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो मुझे लगता है कि सबको ये पता था कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था सुदृढ़ करती है भारत। ये पूरे भारतवर्ष में भी आप देख सकते हैं, जैसे यूपी का हमने उदाहरण दिया, आप देख लीजिए कैसा यूपी था और कैसा आज वर्तमान में कैसा यूपी है। यदि अपराध का ग्राफ राजस्थान में बढ़ जाए जनसंख्या के अनुपात से भी करें, यदि दुष्कर्म के मामले यदि यूपी से ज्यादा, यूपी की जनसंख्या कितनी है और राजस्थान की जनसंख्या कितनी, सबको पता है कि 3 गुनी ज्यादा है राजस्थान से, और फिर भी वहां अपराध आप देखेंगे तो महिलाओं से संबंधित जो अपराध है वो कम क्यों है? क्योंकि एक अच्छी व्यवस्था है। और राजस्थान के अंदर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुझे लगता है कि आप अपराधियों में भय होता था और आम जन के अंदर विश्वास था कि पुलिस और प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति। वो आज इस सरकार के अंदर पूरा का पूरा अपना जो इकबाल था वो खत्म हो चुका है। और जैसे हम इसी बात नहीं करें, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं यहाँ लेके आई और वो दे रहे हैं, उसके बाद में भी आप देखिए कि ये क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंदर कई प्रदेश के हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में कैसा स्थान है? 29वां स्थान, मतलब सबसे नीचे पायदान पर है। और ये कह रहे हैं साहब हमें पैसा नहीं दिया जा रहा, हम सारा भेदभाव किया जा रहा है। आप तो उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हो जी। आप अपना हिस्सा नहीं दे रहे हो, जो केंद्र सरकार अपना हिस्सा दे रही है उसका आप सही प्रकार से सदुपयोग नहीं कर रहे हो, उसमें भी आपने भ्रष्टाचार किया। बिजली की हम बात करें, आज दिल्ली ने क्या कि राहत दी। आप 2 महीने के, आज इसी महीने का बिल देख लीजिए राजस्थान के अंदर उपभोक्ताओं के पास में, और पिछले महीने का बिल देख लीजिए, उन बिलों में क्या बढ़ोतरी नहीं हुई क्या? जिनके बिल 2-2.5 हजार रुपए के आते थे पर मंथ के, वो एक साथ 6-6 हजार के आए थे। चले ठीक है प्रतीक जी, ठीक है प्रतीक जी भी जुड़ गए हैं। प्रतीक जी, मेरी आवाज आ रही क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी मेरा सवाल ये कि अब इस सत्र है
और ये इस बार का सत्र जो है कह रहे हैं कि विपक्ष वाले कि हंगामेदार हो सकता है, या लोग मांग के चल रहे हैं कि हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष कई सारे मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश करेगा कांग्रेस को, कि क्या आपकी क्या तैयारियां हैं, पहले ये बताइए। देखिए, राजस्थान में जो भाजपा है वो मुद्दा विहीन हो चुकी है, इनके पास मुद्दे बचे नहीं है। अब जबरदस्ती कोई कोई मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस की 4.5 साल से सरकार जो चली आ रही है, जो जनता को राहत देने का हमने काम किया है और लगातार जिस तरीके से राहत दी है, तो ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। अभी कुछ भी कर ले, कुछ भी उठाने की कोशिश करे, जनता इनके साथ नहीं है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि सत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सत्र के अंदर 2, 3, 4 ऐसे बिल हैं जो राजस्थान की जनता के लिए और राजस्थान के आने वाले के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पेपर लीक के मसले की बात करें, तो पेपर लीक में हम जो सजा का प्रावधान है, जो पहले 10 साल तक का था, उसको अब उम्र कैद करने जा रहे हैं। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, जिस तरीके से जो सोशल पेंशन मिलनी चाहिए, जो गरीबों को मदद मिलनी चाहिए, उसके अंदर भी हम कानून लाने जा रहे हैं। और कानून के साथ साथ अब कोई भी आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, कोई भी व्यक्ति वो पेंशन नहीं बंद कर पाएगा, और पेंशन मिलती रहेगी गरीबों को, और उसमें 15% की हर साल की वृद्धि होगी। तीसरा, जो मिनिमम जो वेजेस है, महात्मा गांधी जो मिनिमम वेजेस है, वो एक कानून लेकर के आ रहे हैं, जिस तरीके उसके अंदर मिनिमम उनको वेजेस मिले। तो इस तरीके के बहुत सारे कानून, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे स्कीम्स लेकर के, और जो जनता को जो मिलना चाहिए, जो अधिकार है जनता का, और जिस तरीके से उनको राहत मिलनी चाहिए, उसी राहत को लेकर के हमारी सरकार लगातार चल रही है। अभी मैं अशोक जी को सुन रहा था, ये बोल रहे थे कि बिजली के बिल जीरो नहीं हुए, बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप जनवरी फरवरी के अंदर 87% लोगों के बिजली के बिल 100 यूनिट के नीचे थे। तो आप उन 87% परिवारों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। जिनके आप बोल रहे हो कि आप किसी के बड़े बड़े आ रहे हैं, वो 1-2 लोग हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि उन्होंने महंगाई राहत कैंप में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो सरकार ये मान के चल रही है कि उनको छूट की जरूरत नहीं है, वो वेल टू डू है, उनको सरकार की दी हुई राहत की जरूरत नहीं है। अब उन कुछ बिलों को ला करके कोट करते हैं, और मुझे लगता है कि इस महंगाई के दौर में जहां पे 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देना पड़ रहा है, उनको 500 रुपए में सिलेंडर की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो जनता और सरकार उन्हीं लोगों को राहत देने का काम कर रही है जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। जिनको राहत की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी उनका काम चलता आ रहा है। लेकिन जो जनता है, जो 80 करोड़ जो पूरे देश के अंदर है, उसमें से राजस्थान में भी है, तो उनको हम राहत देने का काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। इस बार विपक्ष के पास राजस्थान सरकार या कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि इस बार बीजेपी पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, किसान कर्ज माफी, कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को सदन में घेरने की तैयारी करी, और इन सब तैयारियों की जवाबदेही कांग्रेस सरकार की होगी। क्या आप लोग तैयार हैं? सौरभ जी, किसान कर्ज माफी की हमने बात की थी जब हमने मैनिफेस्टो लाए थे, और हमने लगभग आप देखिए कि 14,000 15,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए सहकारिता बैंक के और राजस्थान सरकार के अंदर में जो बैंक आते हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उसके लिए हमने केंद्र सरकार को अनेकों बार लेटर लिखे कि आप उसका वन टाइम सेटलमेंट करा लीजिए, और वो जो पार्ट जो किसान का बनता है वो राज्य सरकार देगी। आप मुझे अशोक जी मेरे को ये बता दें कि हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने भी प्रदेश हैं जहां पे भाजपा की सरकार चल रही है, वहां पे कितने रुपए के किसानों के कर्ज माफ हुए। हमने देखा था कि पिछले दिनों किस तरीके से 1 साल तक किसान दिल्ली पे की बॉर्डर पे दस्तक देता रहा, और प्रधानमंत्री के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। 700 किसानों की शहादत हो गई। किसान की आय दुगनी करने की बात करने वालों लोगों ने ईआरसीपी के अंदर काम ही नहीं किया। बताइए, ईआरसीपी के अंदर काम करते तो सिंचाई के लिए पानी मिलता, 2 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी मिलता, तो किसान की आय तब दुगनी होती, लेकिन ये काम ही नहीं करते। तीसरी बात, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, अशोक सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, मुझे 2 नाम गिना जाएं, इनकी समय पे लगभग आरएस का भी पेपर लीक हुआ, आरजेएस का पेपर लीक हुआ, आरपीएमटी का पेपर लीक हुआ। 2 नाम, ये नाम लेकर के मुझे बता जाएं जिनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की हो, जो जेल में गए हो, जिनकी इन्होंने संपत्ति कुर्क की हो, जिनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया, जो 2 नाम बता दें। हमारे समय में पेपर लीक अगर किसी ने किया है तो 200 से ज्यादा लोग जेलों के अंदर बंद हैं।
और राहत, किसान राहत राजस्थान सरकार ने, मैंने आपको बताया अभी कि हमने ऋण माफ किए, तो इनके पास मुद्दा बचा नहीं है। अब जबरदस्ती के मुद्दे क्रिएट करके लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रतीक जी कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस बात का जवाब चाहिए आपसे। मैं कह रहा हूं कि प्रतीक जी सही कह रहे हैं कि कांग्रेस वादे करती है और उसको दूसरों को कहती है मुद्दाहीन। यदि मुद्दाहीन तो आपके वादों का क्या हुआ? आज भी किसान आपसे पूछ रहा है कि मेरा कर्ज माफी का क्या हुआ। उस समय 99,000 करोड़ से के ऊपर लाख के लगभग कर्जा था किसान का जी, और वो कर्जा आपने माफ नहीं किया। और 60 लाख किसान कह रहे हैं इन्होंने 8,000 का किया, बताओ, वादा किया भूल गए, अब कह रहे हैं हमने वादा पूरा कर दिया। जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे, संविदा कर्मी थे, उनका क्या हुआ? आज भी वो तो आज भी कह रहे हैं कि साहब हमें कॉन्ट्रैक्ट पर ही हमें नियमित नहीं किया गया। बेरोजगारी भत्ता का क्या है? आपने कुछ लोगों को दिया बेरोजगारी भत्ता, बाकी आज भी कह रहे हैं साहब बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। बेरोजगारी भत्ता तो ये कहा कि यदि हम नौकरी नहीं दे पाएंगे तो आपको बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। न तो नौकरी दी न बेरोजगारी भत्ता दिया। दूसरा ये कह रहे हैं कि पेपर लीक के अंदर, मुझे लगता है कि पेपर लीक में तो ऐसी सरकार मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में भी नहीं, कहीं कहीं नहीं होगी कि जहां पर बसों में पूरे एक गिरोह बना करके और घूमता हो, और आरपीसी का मेंबर जो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, सरकार के द्वारा होता है, उसका उसमें इन्वॉल्वमेंट आना। और इस मैंने पहले आपको कहा है, और राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग, उन पर यदि आपने कार्रवाई कब करी? आपके मंत्री यदि शामिल हैं उसके अंदर, सुभाष गर्ग जी, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? आपने खत्म इन्वेस्टिगेशन को वहीं खत्म कर दिया, लास्ट कड़ी तक आप नहीं पहुंच पाए। यदि लास्ट कड़ी तक पहुंचते तो आज इतने पेपर लीक नहीं होते। और पेपर लीक यदि आपके पास से 2-2 महीने, 1-1 महीने, 10-10 दिन पहले पेपर बाहर आ जाता है, ये आपके इन्वेस्टिगेशन में आया है। मुझे बता दीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ऐसा कभी हुआ जो पेपर 10-10 दिन तक बाहर आ जाए? इस सुभाष जो आरपीसी के मेंबर हैं उसमें साफ आ रहा है कि पेपर कितने दिन पहले आ गया बाहर। तो आपको पता नहीं है कि पेपर कैसे बाहर आ रहे हैं, लीक हो रहे हैं। और अब आप कह रहे हैं कि मैंने पहले आपको कहा कि हम इसमें आजीवन कारावास कर देंगे। यदि आपने किया होता तो जो आपके मेंबर हैं उनको सजा इससे मिलती। अब तो आपकी सरकार जाने का समय आ गया है और उस पर कर रहे हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी, मतलब सोशल सिक्योरिटी की ये बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उस समय भी उस प्रतिशत के हिसाब से उनकी पेंशन में इंक्रीज किया जाता, बढ़ाया जाता था जी। और दूसरा इन्होंने कहा कि नरेगा की वाली बात कही। मैं कह रहा हूं कि आप महानरेगा के दर्ज पर आप लेके आएंगे, कोई बिल लेके आएंगे, साहब इनका न्यूनतम होना चाहिए। यदि आपको तय करना था कि न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो हर स्टेट के अंदर तय होता है। इसमें कोई कांग्रेस का कोई स्पेशल रूप से नहीं है, लेकिन वाह लूटी बात अलग। फिर इन्होंने कहा कि बिजली का बिल, कुछ लोग हो सकते हैं बिजली का बिल, हमने प्रमाण के साथ कई बार कहा कि बिजली के बिल जिनके 2-2.5 हजार के आते थे, वो जून के माह में बिल जो आया उसमें वो 6,000 से 7,000 तक वो क्यों पहुंचा? क्योंकि उनमें यूनिट ज्यादा करी जी। आपने पूरा फ्यूल चार्ज लिया। बीजेपी के समय यदि फ्यूल चार्ज लिया जाता था तो 17 पैसे का एवरेज आ रहा था, इनके आया 59 पैसे। और इन 3 माह के अंदर, जिसमें 2 माह महत्वपूर्ण बताऊं आपको, 97 पैसे प्रति यूनिट इन्होंने वसूल करी है। तो मतलब एक तरफ आप वसूल कर रहे हो और दूसरा आप कह रहे हो कि सब हमने 100 यूनिट कर दी है। तो ऐसी क्या 100 यूनिट का क्या मतलब है जिसमें आप फ्यूल चार्ज से कर करके और बिल भी ज्यादा आ रहा है? तो ये मैं कह रहा हूं कि किस प्रकार से कांग्रेस गुमराह कर रही है, बिल्कुल अपने राहत के नाम से। ठीक है अशोक जी, प्रतीक जी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस गुमराह कर रही है, लोगों को गुमराह करने की काम करने का आरोप लगाया है, जवाब चाहिए। देखिए, गुमराह करने का काम जो है वो भाजपा के नेताओं का है, और मुझे लगता है भाजपा के नेता गजनी है, इनको याद नहीं रहता कि ये क्या वादा करते हैं और क्या वादा खिलाफी करते हैं। इन्होंने बड़े ढोल नगाड़े पीटे कि हमने 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दे दिया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन दे दिया। एक बार मैं सिलेंडर कर दिया 1100 के पार। और जिस देश के अंदर एक बार मैं आपसे कह दूं, मुझे लगता है कि देना पड़ रहा है। यदि आज विधानसभा चल रही है और विधानसभा कल चलेगी, प्रतीक जी आपको पता है, तो मुझे लगता है कि आप राजस्थान की बात नहीं करके, अपनी उपलब्धियों की बात नहीं बता करके, आप
विषय को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। तो आप, मैं मना नहीं करूंगा, आप करो, कोई मना नहीं करता, आप डाइवर्ट करिए। अशोक जी, लेकिन मैं आपके बीच में राजस्थान नहीं के बोला मुद्दे था, पर तो मैं आओगे ये तो अपेक्षा अच्छा- करता हूं कि आप भी अच्छा मेरे रहेगा। बीच में नहीं बोलेंगे, मुझे नहीं, अपनी नहीं, बात मैं ये बोलने कह रहा देंगे। था, आप बोलो, नहीं, आप मुझे अपनी बात बोलने बोलिए। देंगे। और वो राजस्थान के नहीं, मैं प्रत्यक्ष चाह रहा में था ही कि है। राजस्थान ये पर रहें आप। हिंदुस्तान का पार्ट ही है राजस्थान, कोई राजस्थान अलग देश नहीं है। ये राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान का मैं नहीं पार्ट कह रहा है। पार्ट है। हिंदुस्तान आप की जनता पार्ट ही अलग करना चाह राजस्थान के रहे हैं। अंदर रहती है। आप आपको ये पता होना आप चाहिए। पार्ट अगर अलग आपको करना नहीं चाह पता रहे है हैं, तो राजस्थान आपकी को अलग जानकारी करना के चाह लिए रहे हैं। बता देता हूँ, ये आप राजस्थान में रहने राजस्थान वाले को लोग अलग भी करना चाह रहे हिंदुस्तानी हैं, है इसलिए मैं सारे। कह रहा हूँ। तो आप राजस्थान को कृपया अलग करके करना आप चाह मेरी रहे बात सुने, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अगर इस तरीके से आपको डिबेट करनी है तो मुझे लगता है फिर चिल्ला लेते हैं, आप भी चिल्ला लीजिए, मैं नहीं भी नहीं चिल्ला नहीं, लेता ठीक हूं। है प्रतीक जी, आप बोलिए, पूरा पूरा मौका मैं आप दोनों को पूरा बराबर मौका दूंगा। आप लोग अपनी अपनी बात एकदम शिद्दत बस से तो फिर रखिए। आप इनको बोलिए कि आप ये चुप रहे और मेरी ठीक है, बात सुने। ठीक मैंने है, इनके सुन बीच लीजिए में नहीं अशोक बोला जी, था। सुनिए, फिर अगर आपको नहीं, किसी मैंने बात तो पे ये कहा आपत्ति था कि है, राजस्थान को क्यों छोड़ रहे हैं आप बार बार। मैं तो ये कह अशोक रहा हूँ, जी, मुझे और कुछ नहीं कह रहा। प्रतीक जी जो बात कह रहे हैं, तथ्य रख रहे नहीं, हैं, मैं सुनिए। राजस्थान को नहीं छोड़ूंगा। आप बीजेपी वाले छोड़ के भाग जाएंगे राजस्थान को राजस्थान, छोड़ हम नहीं रहे हो छोड़ेंगे, ना, हम तो यहीं पे छोड़ रहे हो, रहेंगे। वो छोड़ रहे हो। आप ही छोड़ के भागेंगे, हम नहीं जाएंगे। जी, नहीं छोड़ रहे हो ना आप, है ना? डिबेट में छोड़ हम रहे नहीं हो, आप छोड़ेंगे। राजस्थान की बात ही नहीं कर रहे हो आप। अब अशोक जी से मेरी विनती है कि आप चुप रहें, तो कृपया मैं बोलूं फिर आगे। नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, राजस्थान के बारे में बोलोगे तो बहुत अच्छा सौरभ जी, मैं बोल सकता हूं? जी बोलिए। सौरभ जी, बोल सकता हूं मैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अशोक जी अब चुप है, बोलिए आप। देखिए, इन्होंने बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश की, क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुल गई है। आप देखिए, 80 करोड़ लोगों को जिनको फ्री में अनाज देना पड़ रहा है, उनको 1100-1200 रुपए में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। तो राजस्थान की सरकार ने यह तय किया कि उनको 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, बाकी की सब्सिडी राजस्थान सरकार कर देगी। और वो देखिए, उसमें के अंदर आपने पिछले महीने देखा था कि डीबीटी हमने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया और जनता को लाभ मिला। अब दूसरी बात, पेपर लीक की, अभी इधर हवाई बातें कर रहे थे, मैंने इनसे पूछा, दोबारा पूछ लेता हूं। आरएएस का पेपर लीक हुआ 2014 के अंदर, कांस्टेबल का भर्ती का पेपर 2018 लीक हुआ, लाइब्रेरियन भर्ती 2018 पेपर लीक हुआ, आरपीएमटी 2014 हुआ, एलडीसी भर्ती 2013 हुआ, आरजेएस पेपर लीक हुआ। 2 नाम नहीं बता पाए मेरे को कि ये 2 नाम बता दें जिनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की हो, जिनकी प्रॉपर्टी अटैच की हो, जिनके घर पे पुलिस गई हो और जो आज सलाखों के पीछे हो, क्योंकि इन्होंने कार्रवाई की ही नहीं है। कार्रवाई करने के अंदर फिसड्डी थी। और जो पेपर लीक माफिया जो राजस्थान में पनपा है, वो भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार नहीं बन पाया है। और इसी का दंश जो राजस्थान का युवा है वो झेल रहा था, और इसी वजह से 2018 के अंदर इनकी सरकार को पलट दिया। तीसरी बात, बिजली की दरों की ये बात कर रहे थे, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इस राजस्थान के अंदर लगभग 87% लोगों का बिजली का बिल शून्य आ रहा है। जो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है उसके लिए 100 यूनिट जो पहली है वो सिर्फ माफ है। अगर कोई 1000 यूनिट कंज्यूम करता है, 5000 यूनिट कंज्यूम करता है, तो उसका बिल नेचुरली ज्यादा आएगा। इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक, गरीब को सबसे ज्यादा राहत की जरूरत है, और गरीब को राहत देने का हम काम कर रहे हैं और लगातार करते आ रहे हैं। और इसी की वजह से जो 4.5 साल में हमारी नीतियां रही हैं, हमने ज्यादातर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राहत के काम आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और फिर एक चुनाव आएगा। लेकिन कल प्रतीक जी एक ऐसी घटना घटी जो राजस्थान सरकार को और राजस्थान सरकार पे कहीं ना कहीं एक दाग लग गया है कल, क्योंकि पुलिस कस्टडी में पुलिस के सामने किसी को गोली मार दी जा रही है और पेशी के दरमियान फिर इसके बाद 2 निर्दोष लोग भी घायल हो जाते हैं। इस पर आपकी थोड़ी त्वरित प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। देखिए, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन आपको शायद याद नहीं है, पिछली वसुंधरा राजे जी की सरकार के अंदर अभी राजे जी की सरकार नहीं, अभी मौजूदा की बात करते हैं, तो पुलिस के कॉन्वॉय पे गोलियां चला करके उसको छुड़ा के ले गए थे उसके साथी, और बाद में पकड़ में नहीं आए थे। हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया। आप तो अभी पुरानी बात नहीं, कल की बात कर लीजिए। कल की घटना पे आप क्या कहेंगे? कल ही की बात मैं बता रहा हूं ना, मैं हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 घंटे के अंदर उनको पकड़ लिया, और पकड़ने के साथ उनके पैरों में गोली मार करके लेके आए। जब वो अपने पैरों पे खड़े होंगे तो उनको याद आएगा कि राजस्थान की पुलिस से पाला पड़ा था। अब आगे से वो क्राइम करने की सोचेंगे नहीं, और जब सोचेंगे उनके पैर कांपेंगे। जी, अब यही सब मुद्दा लेके कल विपक्ष जो है वो अगर घेरेगा तो जवाब है आप लोगों के पास, तैयार है जवाब?
बिल्कुल जवाब तैयार है। मैं तो आपको बता रहा हूं ना, जनता का इनके साथ सरोकार ही नहीं है। आप जवाब हमसे जवाब मांगेंगे विधानसभा में, हम जवाब देंगे, आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन जनता इनके सवालों से ना इनके जवाबों से ना इत्तेफाक ही रखती है। जनता इनके साथ है ही नहीं, जनता इनके साथ जुड़ी नहीं रही है। और इसीलिए इन्होंने देखिए कितने सारे अभियान चलाने के, जो झूठे अभियान चलाने की कोशिश की, लेकिन कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी कानून भी कल पेश हो सकता है, समझाएंगे थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, बिल्कुल लेके आया जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार हमेशा से सामाजिक जो ताना बाना है उसको ध्यान में रख के काम करती है। चाहे से आप गरीब को गणेश मान करके काम करती है, इसीलिए जो गरीब आदमी है उसको सबसे ज्यादा राहत की जरूरत होती है। इसीलिए मिनिमम गारंटी वेजेस का जो कानून है वो भी लाया जाएगा। जो आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसका भी कानून लाया जाएगा। और मेरे ख्याल में हो सकता है 2-3 कानून और हों, तो विपक्ष हमारा साथ दे उसके अंदर, और अच्छी चीजें, अच्छा सजेशन अगर कोई देते हैं तो वो सजेशन भी वैलिड है, वो दिए जाने चाहिए, वो इंप्लीमेंट होने चाहिए, लेकिन हंगामा नहीं खड़ा करना चाहिए। मुझे लगता है जनता के अगर कोई काम रुक रहे हैं और जनता का भला होने से रुक रहा है, तो फिर जनता इनको ऐसा जवाब देगी चुनावों के अंदर कि इनको ये बोल रहे थे ना कि राजस्थान में रहिए, हम तो राजस्थान में ही है, इनको राजस्थान छोड़ के भागना पड़ेगा। देखिए, अब कह रहे हैं कि अगर ये बिल, जो मैं बात कर रहा था महात्मा गांधी मिनिमम इनकम वाला, अगर ये बिल कांग्रेस के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं अगर ये पास हो जाता तो ये मास्टर स्ट्रोक होगा, ऐसा मान रहे हैं क्या आप? लोगों के लिए ये मास्टर स्ट्रोक होगा अगर आपने पास करा लिया? देखिए, हम ये सब चीज सोच करके तो काम करते नहीं है। हम जब भी कोई काम करते हैं, हर बार क्योंकि अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो जब जिले बनाए तब भी लोगों ने बोला ये मास्टर स्ट्रोक होगा। जब हमने 500 रुपए का सिलेंडर देना तय किया तब भी जनता ने बोला ये मास्टर स्ट्रोक होगा। अब ये कानून लेके आ रहे हैं तो भी जनता, क्योंकि हमारे सारे ही मास्टर स्ट्रोक हैं, क्योंकि हम जनता को सर्वोपरि रख करके, जनता के लिए सोच करके, जो गरीब है उसको गणेश मान करके हम काम करते हैं, तो सारे ही मास्टर स्ट्रोक है। अब आप इसको मास्टर स्ट्रोक कहना चाहें या आप इसको कुछ और कहना चाहे, हम तो जो हमारे से हमारी सरकार में एक और बिल पे बात कर लेते हैं। एक है सामाजिक सुरक्षा पेंशन कानून लाएगी सरकार जी। देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो नीति रही है वो आपको मैंने बताया कि गरीब को मान करके गणेश हम काम करते हैं। किसी व्यक्ति के पास में, क्योंकि गरीबी आप देखिए किस हद तक बढ़ गई है, आप ये देखिए कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई है, तो हमने पेंशन बढ़ाई। जो पहले 500-750 रुपए मिलती थी वो हमने 1000 और 1500 रुपए की। और अब मुख्यमंत्री जी ने कानून लाने की पेशकश की, क्योंकि कानून से ये होगा फिर कोई भी आकर के 5 साल बाद 10 साल बाद कोई मुख्यमंत्री हो जाए, कोई सरकार बदल जाए, कोई भी उसको बंद नहीं कर पाएगी। प्लस उसके साथ में उसके अंदर एक और प्रोविजन रखने जा रहे हैं कि हर साल 15% के हिसाब से वो पेंशन बढ़ेगी, जो गरीब के लिए अच्छा है। और गरीब के लिए काम करते चले आएंगे, जो वृद्ध हैं उनके लिए काम करेंगे, और उन्हीं का आशीर्वाद हमारे साथ रहा है और आगे भी रहेगा। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। अभी बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है, इस तरीके खूब चर्चाओं में वो रहते हैं। लेकिन कल एक अधिकारी को मैं सुन रहा था राजस्थान का, तो वो कह रहे हैं कि साहब पुलिस को अच्छी व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जा रही है, और अत्याधुनिक व्यवस्था अगर अलग से बजट दिया जाता तो हम भी अत्याधुनिक हो जाते, और राजस्थान में जो क्राइम रेट बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ता। क्या पुलिस के लिए कुछ अलग से प्रावधान होंगे? सौरभ जी, जितने भी हमारे बजट रहे हैं उसमें पुलिस सुरक्षा के लिए भी बजट को बढ़ाया गया है। आप पिछले वसुंधरा राजे जी की सरकार का बजट देखेंगे तो उससे लगभग दुगने के हिसाब से हमने बढ़ाया है। हमने पुलिस रिफॉर्म्स की बात करी है, लेकिन जिस स्टेट का ये भट्टा बिठा गए थे, जिसकी पुलिस का भट्टा बिठा दिया था, उसको उठाते उठाते टाइम लग रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि बहुत हद तक सुधार हुए हैं, और अब अगली जब हमारी सरकार आएगी तो हम वो सुधारों को, जो पुलिस सुधार 100% इंप्लीमेंट करेंगे पुलिस के लिए भी। अगर किसी को कोई कमी है, किसी तरीके की बजट की कोई कमी है, तो उसको हम फुलफिल करेंगे। और पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस सुधार हमारी राजस्थान की सरकार लगातार करती आई है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि क्राइम बढ़ने की जो आप बात कर रहे हैं, आप नेशनल जो क्राइम बढ़ रहा है उससे बहुत कम क्राइम राजस्थान में बढ़ रहा है। आप एनसीआरबी के डेटा देख लीजिए। तीसरी बात मैं कहूंगा कि आईपीसी के जो क्राइम है, आईपीसी की क्राइम की रेट में राजस्थान टॉप 5 स्टेट में भी नहीं है। तो ये सिर्फ बोलते हैं, मैं कह रहा हूं इन्हीं की एजेंसी है ना एनसीआरबी, राजस्थान सरकार की तो है नहीं।
इन्हीं की केंद्र सरकार की एजेंसी ये कह रही है कि हम टॉप 5 में नहीं है आईपीसी क्राइम में, तो क्यों जबरदस्ती हमारे स्टेट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? क्यों हमारे स्टेट को ये बोलना चाहते हैं कि हम क्राइम स्टेट हो गए? ऐसा नहीं है। और अगर इनको याद नहीं है तो इनको बोलिए कि दोबारा से जाकर के एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ लें। अगर इनको नहीं मिलती है तो अपना एड्रेस बता दें, मैं इनको कुरियर कर दूंगा, वहां से पढ़ लें। ठीक है अशोक जी, आप मानते हैं क्या ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि राजस्थान में लगातार क्राइम बढ़ रही है, राजस्थान में क्राइम का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर चल रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ऑलवेज वेल है। देखो, तो पहले तो मैं बताऊं, कल वाली जो घटना थी आपने पूछा, तो इन्होंने कहा कि एक दुखद घटना है, ये तो इन्होंने स्वीकार की, बड़ी बात है। लेकिन यदि जो मुलजिम था, जो अपराधी था, उसने कोर्ट में ये कहा, एक एप्लीकेशन भी लगाई, उनके बताते हैं कि वकील के माध्यम से, कि मेरी सुनवाई है जो जयपुर से की जाए, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और मुझे लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक व्यवस्था थी। उसके बावजूद उसने खुद ने चेताया बार बार पुलिस को, मुझे मत ले जाइए, मेरे को जान को खतरा है, मेरे को मार सकते हैं। और उसके बाद में भी आप रोडवेज बस में लेके जा रहे हो, चलो लेके चल गए तो रोडवेज बस में लेके जा रहे हो, तो ये तो ये साबित है कि इन्होंने पुलिस में रिफॉर्म नहीं किया, पुलिस के अंदर कोई ऐसा बजट का प्रावधान नहीं किया जो इनके लिए कोई साधन उपलब्ध करा सके। और ऐसा इस प्रकार से कल घटना घटित हुई जी। दूसरा, इन्होंने कहा कि एनसीआरबी के डाटे केंद्र सरकार की एजेंसी है, ठीक है, केंद्र सरकार की एजेंसी है, लेकिन पुलिस ही, राजस्थान की पुलिस या किसी राज्य की पुलिस, वो अपना डाटा उन पर अपलोड करती है, वो भेजती है, और किस में क्या क्राइम होगा। तो और तीसरी मैं बात बताऊं, इन्होंने कहा कि 5वें नंबर पर आईपीसी के अंदर है, इंडियन पेनल कोड के अंदर, उसी आईपीसी के अंदर अब 376 के केसेस दर्ज होते हैं, महिलाओं के खिलाफ, दुष्कर्म के खिलाफ जो केसेस होते हैं, पॉक्सो एक्ट के साथ लगते हैं जी। उसमें राजस्थान नंबर 1 क्यों है, ये इसके बारे में नहीं बताएं, उसमें क्यों है ये नहीं बताएंगे। और मैं कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से भूमाफियाओं का है, पुलिस वालों को कितनी हत्याएं हुई राजस्थान के अंदर, कितने लोग घायल हुए, 450 से अधिक पुलिस वालों को और अधिकारियों को। मैं आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए जी, ठीक है। दूसरा मौका कि गो तो छोड़ दीजिए आप, गो तस्करी के 40 से अधिक इस पर पिटाई हुई है, पुलिस वालों के पास, वो घायल हुए, उस पर आपने रोक लगाई। मैं नहीं कह रहा गो तस्करी के बात कर रहे हैं, पुलिस वाले चलिए ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। प्रतीक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, ठीक है, बोलिए। देखिए, मैंने अभी मेरा वक्तव्य पहले बोला था, तब भी वही बात बोली थी, अभी मैं फिर वही बात बोलता हूं कि मुझे लगता है कि भाजपा के सारे नेता गजनी स्टाइल में है, उनको याद नहीं रहती पुरानी चीजें, तो मैं याद दिला देता हूं। 2 महिला अत्याचारों की बात कर रहे थे, इनकी जब सरकार थी तो अनुसंधान का समय था 435 दिन, जो हमने कम करके 54 दिन किया। मतलब पहले इनके अनुसंधान में 1.5 से 2 साल लग जाते थे एक किसी केस के अंदर, हमने उसको 54 दिन कर दिया। जो बलात्कार के मामलों में राजस्थान की सजा दर है, वो जो नेशनल की सजा दर है उससे भी ज्यादा है, 45% की सजा दर है। अब आईपीसी क्राइम की ये बात कर रहे थे, आईपीसी क्राइम में बता देता हूं, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है, तमिलनाडु नंबर 3 में है। महिला अपहरण की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, 14,554 अपहरण हुए। आप और कितनी सारी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बात कर लें, एसिड अटैक की बात कर लें, आप गैंग रेप की बात कर लें, सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। और ये जिस खबर को कोट कर रहे हैं, उसी एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बोला है कि महिला अत्याचार के जितने केस राजस्थान में दर्ज हुए हैं उसके 56% झूठे हैं। ये ना तो मैं बोल रहा हूं, ना राजस्थान की सरकार बोल रही है, ना राजस्थान के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है। तो ये अपने चीजों को पहले स्टडी करके आया कीजिए अच्छी तरीके से। मैं फिर कहता हूं, अगर अशोक जी आपके पास नहीं है रिपोर्ट, मैं आपको भेज देता हूं, आप अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं कुरियर करूंगा, आप अच्छे से उसको स्टडी कीजिए, और स्टडी करने के बाद फिर अपन चर्चा करेंगे इस मुद्दे पे कि क्या कितना क्राइम बढ़ा है और कितना क्राइम घटा है। अशोक जी, ये तो कह रहे हैं कि जो क्राइम का रेट आप कह रहे हैं बढ़ रहे हैं, ये तो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर वही घुमा फिरा के आ जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप लोग कह रहे हैं ऐसा है, तो प्रूव कर दीजिए, बताइए, कुछ ऐसा दस्तावेज दीजिए, कुछ ऐसा डेटा बताइए जिससे इनको लगे कि हाँ क्राइम बढ़ा है। ईमेल के लिए कुछ चर्चा करी भेज दी। मैं आपको बता दूं,
यदि 2000 के 21 के लगभग आंकड़े एनसीआरबी के हैं, वो 3 वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। और बाकायदा मैं डाटा बता दूं कि हम भी एनालिसिस करते हैं, ये बात नहीं कि हम एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है। उसी एनालिसिस के अंदर मैं आईपीसी की ये जो बात कर रहे थे कि सब आईपीसी में नहीं आ रहे थे, उसी आईपीसी के अंदर केस एसटी एससी अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट्रोसिटी के अंदर राजस्थान नंबर 2 है। ये ठीक है, जो एसटी एसटी वाले दर्द होते हैं केसेस, उनके साथ आईपीसी लागू होती है। वो जो छेड़छाड़ के मामले, महिलाओं के अपहरण के मामले, दुष्कर्म के मामले, महिला के एक्ट्रोसिटी के मामले, उसमें राजस्थान नंबर 1 है। एक ही। दूसरा मैं कह रहा हूं, हत्या के मामले में राजस्थान के अंदर इनकी सरकार बनने के बाद में 9000 से अधिक हत्याएं हो चुकी है, उसमें ये सेकंड नंबर पर, वो भी आईपीसी में आता है। अब ये कह रहे हैं कि साहब आईपीसी में हम 5वें नंबर पर हैं। नहीं झूठ है, ये सारे आंकड़े झूठे हैं। मैं आपको आप मुझे नंबर बता दीजिए, मैं नंबर बता देता हूँ आपको। अच्छा देखो कि देखो, आपको नंबर बताए तो नंबर कोट कीजिए आप। मैंने कहा ना, आप झूठ मत बोलिए, आप नंबर कोट कीजिए कितने हैं आंकड़े, नहीं तो मैं बता देता हूँ। मेरे तो सामने रखी है रिपोर्ट। सरकार देखो, सरकार बग रही है, झूठ नहीं, आंकड़े हम बता रहे हैं। जो आंकड़े इनके पुलिस विभाग ने ब्यूरो को, नेशनल क्राइम ब्यूरो को भेजे गए हैं, वो मैं आंकड़े बता रहा हूँ। और आप पॉक्सो एक्ट की बात करूं, पॉक्सो एक्ट के अंदर झूठ बता रहे हैं ना आप झूठ बता रहे हैं। अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश में 14,554 केस दर्ज हुए हैं, पहले नंबर पर है वो। आप कहां राजस्थान का कंपेयर कर रहे हैं? आधे से भी कम है, आधे भी नहीं है। कह रहा हूं कि सत्यवादी आप ही हो, आपके मुख्यमंत्री सत्यवादी हैं। मर्डर के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आप आंकड़े कोट कीजिए, आप लफाजी मत कीजिए। एक बात बातों फिर बोल रहे हैं आप कहते हो ना झूठ झूठ झूठ। झूठ की जो फैक्ट्री होती है, वो मुख्यमंत्री जी ने सदन में क्या कहा, 56% महिलाएं झूठे मुकदमे दर्ज करवाती है। तो मतलब महिलाओं को झूठा बताने का काम हमें तो, ये एनसीआरबी ने बोला है, ये मुख्यमंत्री जी ने नहीं बोला, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बोला है। झूठा कहा महिलाओं के लिए। अब कह रहे हैं साहब एनसीआरबी ने कहा। शेखावत जी, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बोला है, ये मुख्यमंत्री जी ने नहीं बोला। आप रिपोर्ट पढ़िए, इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि आप रिपोर्ट पढ़िए। चले ठीक है, रिपोर्ट पढ़ लेंगे वो, ठीक है, रिपोर्ट पढ़ लेंगे, आप भेज दीजिएगा। और मैं एक सवाल ये आपसे, चले ठीक है, ये सब बातें होगी, वो रिपोर्ट पढ़ लेंगे, उपलब्ध होगा इंटरनेट पे। ठीक है, अब फाइनल कमेंट की तरफ हम चलेंगे। और सौरभ जी चलिए, अब 30 सेकेंड में आपको दूंगा, ये फाइनल कमेंट प्रतीक जी। और इस सत्र को लेकर ही बोलिएगा, कौन क्राइम में आगे है, कौन पीछे है, इस पर बाद में कभी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अगर जिस पर आज बात कर रहे हैं उसी पर बोलिएगा। फाइनल कमेंट। देखिए, सत्र जो चल रहा है इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बिल हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जिस तरीके से हमारे जो पेपर लीक का जो मसला है उसके अंदर उम्र कैद करने की सजा है, क्या उम्र कैद बढ़ाने क्या है, और उसके अलावा महात्मा गांधी जो नरेगा है उसके अंदर मिनिमम वेजेस करने का है। तो हम इस तरीके के बिल लेकर के आएंगे। और हो सकता है 2-3 चीजें और, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमेशा देने के लिए पहचाने जाते हैं, तो और हो सकता है कि बहुत सारी खूबी राजस्थान की जनता को मिल जाए। अब कल तक का हमको इंतजार करना होगा, और मुझे लगता है जनता के लिए ठीक है। अशोक जी, फाइनल कमेंट आपसे। ठीक, सच पे ही बोलिए। देखो कि सरकार का समय तो मुझे लगता है कि कंप्लीट है, क्योंकि उन्होंने लगाया नहीं, नया सत्र लेके नहीं, पुराने सत्र से कर रहे हैं। यदि किसानों की कर्ज माफी करते हैं और अपना वादा जो निभाते हैं, मुझे लगता है कि वादा नहीं निभाएंगे। सिर्फ ये बिल जो बात कर रहे हैं, इन बिल का औचित्य तब होता जब इनकी सरकार के समय करते हैं। आज कुछ नहीं है, अब इनकी जाने वाली सरकार है, तो इसका इम्प्लीमेशन, निष्पादन कैसे होगा ये नहीं पता इनको कि कैसे होगा। यदि आप करते तो आपकी सरकार का ही वाहवाही लूटी जाती, आप आजीवन कारावास में लोगों को भेजते जी। आप बिल्कुल। प्रतीक जी बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी बहस में हमने जाना कि कल विधानसभा के सत्र में क्या इस बार हंगामेदार होने वाला है या नहीं। आसार तो ऐसे कुछ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी का अपना मानना है, कुछ अलग पैरामीटर है, और कांग्रेस का कुछ अलग पैरामीटर है। देखना होगा कि इस बार जनता के जो असल मुद्दे हैं वो उभर कर सामने आते हैं या सिर्फ हंगामे की भीड़ चढ़ जाएंगे। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।